नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये काशीनाथ जी का है। काशीनाथ जी की ये कहानी जब वो करीब 25 साल के रहे होंगे तब की है। यानी कि इस कहानी को लगभग 25 साल हो चुका है। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम काशीनाथ है। मैं यूपी के रहने वाला हूँ, मेरठ का। और मैं दिल्ली शहर में एक बंगला में रसोई का काम कर रहा था। उस टाइम में मेरी जो उम्र थी लगभग 25 साल की रही होगी। बंगले के मालिक ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। हाँ, मेम साहब घर में ही रहती थी। मुझे इस घर में आए लगभग 4 महीना बीत चुका था और मैं सबकी रुचि जान चुका था कि कौन कौन क्या खाना खाता है। साहब नॉन वेज के शौकीन थे और मेम साहब नॉन वेज से दूर भगती थी। हाँ, साहब कभी कभी रिक्वेस्ट करते थे तो टेस्ट कर लिया करती थी, लेकिन उनका रुचि नॉन वेज की ओर नहीं था। वो हमेशा वेज की तरफ ही रहती थी। साहब कभी कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी महीनों दिन के लिए बाहर चले जाती थी। और उस वक्त में घर में मेम साहब अकेली रहती थी। अभी उनका कोई बच्चा उच्चा नहीं था। उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो चुकी थी। अब ना जाने क्यों, क्या बात है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। हाँ, मेम साहब बहुत दिल की, सच्ची, नेक किस्म की औरत थी। उस घर में मेरे अलावा और भी नौकर चाकर थे। उनका ड्राइवर था और उनकी मेड थी जो मेम साहब के काम किया करती थी। मैं तो बस खाना बनाने का काम किया करता था। बाज़ार से सौदा लाने का दूसरा नौकर था और मैं अपने रसोई घर में ज़्यादातर टाइम गुजारता था। और रहने का सब कुछ व्यवस्था उसी बंगले में था। सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। अब साहब विदेश गए हुए थे। मेम साहब घर पर अकेली थी और शाम के टाइम में करीब 6 बजे ड्राइवर के साथ में वो निकल जाया करती थी। शायद क्लब जाती होगी या अपने सहेलियों के पास जाती होगी। वो रोज़ का नियम था मेम साहब का। हाँ, साहब रहते तो नहीं जाती थी। और मैं अपने रसोई में था, मेम साहब का इंतज़ार कर रहा था कि मेम साहब कब आए कि मैं खाना उनको परोसूं और फिर मैं भी जाके आराम करूं। लेकिन उस रात को करीब 10:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था और मेम साहब 9 से 10 के बीच में आ जाया करती थी, लेकिन आज नहीं आई। मैं बाहर खड़ा था पोर्च साइड में और इंतज़ार कर रहा था कि मेम साहब की गाड़ी कब दिखाई पड़े और मैं उनको खाना सर्व करूं और फिर मेरा काम छुट्टी। लेकिन 11 बज गए। अब 11 बजे के बाद में वो गाड़ी आती हुई दिखाई दी। गाड़ी सीधा आके पोर्च में रुकी और ड्राइवर जाकर के पिछला सीट खोला, गेट खोला। गेट खुला तो हमारी मालकिन उतरी, लेकिन आज वो कुछ अलग लग रही थी। लग रहा था कि वो नशे में हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। उनका एक पैर कभी दूर पड़ता था, दूसरा कहीं और पड़ता था। कहा जाए तो तिलमिला करके चल रही थी और सीधे वो अपने कमरे की तरफ निकल गई। अभी ड्राइवर वहीं खड़ा था तो मैंने ड्राइवर से पूछ लिया, अरे भाई बताओ, क्या मेम साहब ने कोई नशा वशा किया है क्या आज? वो ड्राइवर बिल्कुल मना करने लगा, नहीं भाई, मेम साहब कभी नशा नहीं करती है। तो मैं बोला, ऐसे कैसे चल रही है? कहने लगा, शायद इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं गाड़ी में देखा, वो अचानक एकदम जैसे लगा उनको ठंडी लग रही हो, कांपने लगी थी।
ऐसा महसूस हुआ था। गाड़ी का एसी उन्होंने बंद करवा दिया और कांप रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर बोली एसी चलाओ। भाई तबीयत खराब हो सकता, वो ड्राइवर कहने लगा। मैं अब किचन में पहुंच गया था, खाना गर्म करने लगा था कि कब मेम साहब आवाज़ दें और खाना में लेकर के पहुंच जाऊं। लेकिन आधा घंटा से अधिक बीत चुका था, मेम साहब का कोई आवाज़ नहीं आया। मैं इंतज़ार करता रहा और तभी उनकी जो पर्सनल मेड थी वो किचन की तरफ आती हुई दिखी और वो कहने लगी कि मेरा खाना कहाँ है? नहीं, तुम्हारा खाना यहाँ पर रखा हुआ है, तुम ले लो। नहीं सुनो, मेम साहब क्या खाना नहीं खाएंगे क्या आज? वो कहने लगी उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया है, अब मुश्किल है, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि वो खा पाएंगे, क्योंकि मैं 2-4 बार जाकर दरवाज़ा नॉक कर दिया है और उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जाओ तुम लोग सो जाओ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करो। ये बात मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था। खैर, हम लोग नौकर आदमी, हमें अंदर की बात से क्या मतलब। अब फिर हमने भी खाना खाया और जो खाना बचा हुआ था हमने फ्रिज में रख करके अपने रूम में चला गया। सुबह वो 7 बजे उनको चाय चाहिए था, काली चाय, और मैं चाय बना करके केतली में लेके चला। दरवाज़ा अभी भी बंद था। मैं नॉक करने लगा, मेम साहब दरवाज़ा खोलिए, चाय लेके आया हूँ मैं। मेम साहब एकदम धीमी आवाज़ में कहा, दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ जाओ। अब फिर मैं दरवाजे को धकेला तो वास्तव में दरवाज़ा खुला हुआ ही था। मैं अंदर गया, कमरे में एकदम अंधेरा सा हुआ पड़ा था, कोई लाइट जल नहीं रही थी। अब मेम साहब पलंग पर नहीं थी, वो सोफे पर बैठी हुई थी और एकदम उदास सी चुपचाप उकड़ करके बैठी हुई थी सोफे में। मुझे कुछ देख करके अजीब सा लगा कि मेम साहब तो बहुत एक्टिव रहती थी, इनको क्या हो गया। मैं टेबल पर चाय रखते हुए कहा, मेम साहब क्या आपकी तबीयत खराब है क्या? और तभी मेम साहब गुस्से में बोली और उनकी जो आवाज़ थी वो तो एकदम भारी सा हो गया था। लग रहा था कि मेरे कान फट जाएंगे, इतनी ज़ोर से वो चीखी थी भारी आवाज़ में, भाग जाओ यहाँ से। और मैं एकदम डर के मारे वहाँ से निकल गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने मेम साहब से पूछ करके कोई गुनाह कर दिया क्या, लेकिन मैं अब उदास था कि मेम साहब ने मुझे डांट दिया था। मैं तो उनके भले के लिए पूछा था, लेकिन वो तो मेरे पर नाराज़ हो गई थी। मैं किचन में आकर के खाना का तैयारी करने लगा। वो ड्राइवर भी आ गया, बोला भाई मुझे भी चाय पिला दो, और मेड भी आ गई। मैं दोनों से पूछने लगा कि मेम साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। अब मैं अभी का घटना बता दिया कि मेम साहब ने मुझे डांट करके भगा दिया और उनकी आवाज़ कुछ बदली हुई भी लग रही है। वो मेरी बात सुनकर के मेरे मुंह की तरफ देखने लगे जैसे उनको विश्वास ना हो रहा हो। खैर, चाय तो दोनों पी लिए और वो मेड मेम साहब के कमरे की तरफ चली गई। और कुछ देर के बाद में दौड़ती हुई एकदम डरी हुई और किचन के पास में आई। मैं किचन के बाहर खड़ा था। आते ही बोली, अरे काशी काशी, नहीं क्या हुआ? मेम साहब का तो एकदम अजीब हाल हुआ पड़ा है, वो तो लग ही नहीं रहा कि वो मेम साहब हैं। उनके तो बाल बिखरे हुए हैं, किसी राक्षस की तरह लग रही हैं। बहुत डर लग रहा है काशी, बहुत डर लग रहा है। चलो तुम देखो मेम साहब को क्या हाल हुआ पड़ा है। मैं डर रहा था कि कहीं फिर जाऊं और मेम साहब ने मुझे डांट दिया तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं था, वो मेड भी थी और वो ड्राइवर भी था, और हम तीनों मेम साहब के कमरे की तरफ चल पड़े। जो दरवाज़ा था आधा खुला हुआ था और वो मेड पहले अंदर गई, इसके बाद मैं गया, फिर ड्राइवर। और जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मेम साहब उसी सोफे पर मुखड़ुक बैठी हुई थी, बाल उनके बिखरे हुए
आंखें मोटी मोटी सी दिखाई पड़ रही थी। अब वो हमारी तरफ देखी और वैसे ही भारी आवाज में चिल्लाने लगी, तुम सब भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको मैं मार डालूंगी। कोई इस घर में जिंदा नहीं बचेगा, मैं सबको मार के खा जाऊंगी। अब ये बात सुनकर तो जैसे हमारे होश ही उड़ गए थे। हम तीनों उस घर से, उस कमरे से बाहर भाग आए। सीधा हम किचन के पास पहुंचे थे। अब हम आपस में सलाह मशवरा करने लगे। अब वो ड्राइवर कहने लगा, भाई ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लग रहा है। मेम साहब के ऊपर में कोई भूत या चुड़ैल आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? मेम साहब तो हमें देख करके ही गुस्सा हो रही है और ऐसी सी बात है, अब क्या करें? अभी हम लोग बात ही कर रहे थे और तब तक साहब की टैक्सी आकर के रुक गई। वो एयरपोर्ट से सीधा ही आ रहे थे और उनको देख करके हम तीनों के दिल में राहत महसूस हुआ। जैसे ही साहब टैक्सी से उतरे और हमने तीनों ने मिलकर के सारी बात मेम साहब की बता दी कि मेम साहब का ऐसा रवैया हो चुका है, शायद उन पर कोई भूत प्रेत आ गया है। मेम साहब की बात हमने बताई तो साहब चौंक करके हमारी तरफ देखने लगे और हंसते हुए कहने लगे, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम लोग गलत बोल रहे हो। अरे मेम साहब की तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब हम क्या बोले उसके आगे? और इसके बाद साहब मेम साहब के कमरे में चले गए। अब 5 ही मिनट में उनका आवाज़, चीख सुनाई पड़ने लगा। चीख बहुत डरावनी थी और चीख सुन कर के हम उनके कमरे की तरफ दौड़ पड़े थे कि अचानक साहब को क्या हो गया। वो अभी अभी तो आए हैं बाहर से और कुछ ही मिनट हुए कमरे के अंदर गए हैं मेम साहब के, तो आखिर उनके साथ में हुआ क्या? मैं दरवाजे पे तक पहुंच गया था। साहब की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, कोई है तो बचाओ, जल्दी आओ तुम लोग, देखो ये मुझे मार रही है। अब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि कमरे के अंदर जाऊं। ड्राइवर भी चीख सुन कर के आ गया था, वो मेड भी चीख सुन कर आ गई थी। अब मेड ही वो घुसी और उसके बाद में हम घुसे और फिर ड्राइवर बहुत डरपोक इंसान था। वो हर चीज़ में पीछे ही रहता था, मुझे तो ऐसा लगा था। जब हम अंदर कमरे के गए तो क्या देख रहे हैं कि साहब फर्श पर गिरे हुए हैं और मेम साहब उनके सीने पर सवार है और उनका गला घोंटती जा रही है और कुछ मुंह में बोलते जा रही थी जो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, साहब अपने बचाव में छटपटा रहे थे, चीख रहे थे और तभी हम चीख सुन कर के आए थे। और हम तीनों को आता देख मेम साहब हमारी तरफ घूर के देखी और फिर भारी आवाज़ में कहने लगी, तुम लोगों को मना किया था ना कि इस जगह पर मत आओ, नहीं तो तुम लोगों को मैं मार दूंगी। और फिर साहब को छोड़ कर के वो हमारी तरफ, तीनों की तरफ में आने लगे। और वही मौका था कि साहब वहाँ से उठ कर के हमारी तरफ भागे। इसके बाद हम सारा लोग कमरे के बाहर हो गए थे और साहब ने बाहर से दरवाजे को कुंडी लगा दिया था। अब बाहर आकर के हम लोग लंबी लंबी सांस लेने लगे थे, इतना डर लग रहा था। और साहब का भी वही हाल था। साहब बहुत डरे हुए थे, उनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था, पूरी चेहरे का लग रहा था कि सारा खून उनके चेहरे पर आ चुका है। शायद गला दबाने के वजह से इनका यही हाल हुआ होगा। फिर वो हम लोग के साथ में आए और कहने लगे, भाई तुम लोग सही कह रहे थे, तुम्हारे मालकिन के ऊपर में कोई चुड़ैल का आत्मा आ गई है, अब मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। और फिर वो ड्राइंग रूम में चले गए थे और फिर वो फ़ोन किसी को करने लगे थे। जब वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले तो अभी भी डरे हुए लग रहे थे और फिर वो कहने लगे कि तुम लोग डरो नहीं, मैं किसी को बुला लिया हूँ, मेरा दोस्त भी आ रहा है, एक तांत्रिक भी आ रहा है, उसको लेकर के। और 1 घंटे के बाद में ये गाड़ी आकर रुकी
जिसमें साहब का दोस्त थे और एक साधु बाबा जैसे इंसान थे। अब फिर साहब ने दोस्त को सारी बात बताया और तांत्रिक जी को भी। अब फिर तांत्रिक जी कहे कि तुम लोग बाहर रहो, अब मैं जा रहा हूँ। तांत्रिक जी बिल्कुल नहीं डरे, उस कमरे के पास गए और कुंडी खोल दिया और सीधा कोई मंत्र पढ़ते हुए अंदर घुस गए थे। और इसके बाद में कुछ चिल्लाने की तो आवाज़ आई मेम साहब की, जैसे लग रहा है कि वो खतरे में हो और उनको कोई पीट रहा हो, और इस तरह चीख रही थी। लेकिन 5 मिनट के बाद में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। अब फिर थोड़ी देर के बाद में वो तांत्रिक बाबा बाहर निकले और हमारे साहब को उन्होंने आवाज़ दिया और जो दोस्त उनको ले आया था उनको बुलाया। बोला, तांत्रिक जी कि अब ठीक है, तुमने बहुत जल्दी बुला लिया, अगर देर करते तो मामला फंस सकता था, फिर वो चुड़ैल जल्दी से जाने वाली नहीं थी। मैंने उसको भगा दिया है और तुम्हारी पत्नी अभी बेहोश है, उसको होश में आने में टाइम लगेगा। उसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश मत करना, वो अपने आप उठेंगी तो बिल्कुल फ्रेश होकर उठेंगी और उनको कुछ भी याद नहीं होगा, वो सब बातें भूल गई होंगी, उनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। और वो जाने को तैयार थे, लेकिन हमारे साहब ने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि नहीं बाबा, आप रुक जाइए, जब वो होश में आ जाए तब आप जाइएगा। और वही हाल हम लोग का था, हम लोग भी डरे हुए थे, कहीं तांत्रिक गए और फिर इसके बाद में कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हमारी भगवान ने सुन ली, तांत्रिक जी मान गए थे साहब की बात को और रुक गए थे। पूरे 1.5 घंटे पर मेम साहब को होश आया था, और जब होश आया था तो मेम साहब वही पहले वाली मेम साहब थी। वो लग ही नहीं रहा था कि वो वही मेम साहब है जो ऐसी हरकत कर रही थी। बिल्कुल उन पर कोई भूत का साया तक नहीं था। और तब वो तांत्रिक वहाँ से गए थे। मैं उस घटना को कभी भूल नहीं पाता हूँ। और उसके बाद में करीब 1 साल में उस जगह पर नौकरी किया था और इसके बाद मैं वहाँ से नौकरी छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी काशीनाथ जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे इंस्टाग्राम पर किसी पर भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप लोग उस चैनल पर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।